Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Economic Survey 2020-21 in which we'll cover each and every chapter of Economic Survey. Now आप जैसा कि जानते हो कि Economic Survey के 2 वॉल्यूम हैं और वॉल्यूम 1 हम अपनी सीरीज में कवर कर चुके हैं और वॉल्यूम 2 का भी चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक ब्रेक आ गया था, थोड़ा लंबा चौड़ा ब्रेक था, but we had our reasons. Now we are going to resume our series of economic survey. तो आज से आपके इकोनॉमिक सर्वे के इस लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 के हमने 10 चैप्टर कर लिए थे और वॉल्यूम 2 का भी चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, विच वॉज ब्रीफ ओवरव्यू। आज से आपके रोज स्टार्ट होंगे चैप्टर्स ऑफ वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 के आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे। Now, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा वॉल्यूम 2 चैप्टर 2 which deals with fiscal developments. Now you have to just remember this one thing. एक चीज आपको याद रखनी है, ये इकोनॉमिक सर्वे आया था फरवरी के बिगिनिंग में। वैसे तो 30 जनवरी 29 जनवरी में आ जाता है, पर फरवरी के बिगिनिंग में ये इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी ना, जो हम करेंगे, कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे, वो उस सिचुएशन के हिसाब से होंगे जो फरवरी में थी हमारी इकोनॉमी की। तो आज थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, थोड़ी इकोनॉमी की सिचुएशन और चेंज होती जा रही है। जब ये इकोनॉमिक सर्वे आया था तब वेव 2 का कोई चांस ही नहीं था। हमें लग रहा था कोविड-19 की सेकेंड वेव आएगी नहीं और इंडिया इज ऑन इट्स पाथ ऑफ रिकवरी, पर सेकेंड वेव आई और इसने बहुत सारी प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट। तो अगर मैं कोई बात इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बोल रहा हूं और आपको लगता है वो आज की इकोनॉमिक सिचुएशन से इतना मेल नहीं खाती, तो जस्ट रिमेंबर ये इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आया था दिस ईयर, ठीक है। उस सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, बट नॉनदलेस इसमें जो बातें लिखी होंगी वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ऑलराइट, तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब रोज एक लेक्चर एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए आएगा और हम जल्दी से इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 2 भी कवर कर लेंगे, जो इस साल के आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड माइंड यू, हर चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिनके आंसर्स आपने कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं, राइट। तो हर चैप्टर के एंड में, हर लेक्चर के एंड में कुछ एमसीक्यूज आएंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड और आपने उनके आंसर लिखने। आई वांट टू नो कि हाउ यू हैव टेकन माय लेक्चर, हैव यू अंडरस्टूड द लेक्चर और हैव यू नॉट, ये देखना चाहूंगा मैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 फिस्कल डेवलपमेंट्स। फिस्कल डेवलपमेंट्स जैसा कि हम जानते हैं डील्स विद फिस्कल पॉलिसी। Now, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, जिन लोगों ने भी लेक्चर्स लगाए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, हर चैप्टर की स्टार्ट होती है एक कोट से। इकोनॉमिक सर्वे का जो भी चैप्टर है ना, एक कोट से स्टार्ट होता है और वो कोट ना एक तरह से ओवरव्यू दे देता है कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात करने वाला है। नाउ ये जो चैप्टर है वॉल्यूम 2 का चैप्टर 2 फिस्कल डेवलपमेंट्स, ये किसका कोट उठा रहा है? वेल, सरप्राइज सरप्राइज, एक यूएफसी फाइटर कॉनर मैकग्रेगर का कोट है। बहुत फेमस है। जो लोग यूएफसी नहीं देखते शायद उन्हें ना पता हो, शायद उन्हें भी पता हो, बिकॉज ही हैज बिकम अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। कॉनर मैकग्रेगर एक फाइटर है, राइट, जैसे बॉक्सर्स होते हैं, तो ये यूएफसी फाइटर है। नाउ इनका एक कोट है जो इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है। मैं अभी बताऊंगा कैसे रेलेवेंट है। प्रिसिजन बीट्स पावर एंड टाइमिंग बीट्स स्पीड। कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी ना पावर को बीट करती है, क्योंकि ये फाइटर है तो इनके यहां पे तो फाइटिंग के बारे में ही बात होती है। तो ये कहते हैं कि एक्यूरेसी से पंच मारना ज्यादा बेटर है ज्यादा जोर से पंच मारने से, और टाइमिंग बीट स्पीड, सही टाइम पे किक करना, पंच मारना फाइटिंग में, वो स्पीड को भी बीट करता है, राइट। नाउ ही इज अ वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल यूएफसी फाइटर, सो हिज वर्ड्स are considered words of wisdom for the fighting field, right? पर ये पर्टिकुलर कोट इकोनॉमिस्ट के लिए भी, जिन इकोनॉमिस्ट ने ये चैप्टर लिखा है उनके लिए भी रेलेवेंट है। अब एक यूएफसी फाइटर का कोट इस चैप्टर के लिए कैसे रेलेवेंट हो सकता है, मैं अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। बस कोट याद रखो, प्रिसिजन यानी कि एक्यूरेसी बीट्स पावर एंड टाइमिंग बीट्स स्पीड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो कोविड-19 क्राइसिस आया और कोविड-19 क्राइसिस की वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरह गिर गई, राइट ना। जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, जब भी इकोनॉमी गिरती है, तो गवर्नमेंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमी को वापस निकालने की। वैसे तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होती, आरबीआई के पास भी होती है।
ना जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा, और आरबीआई ने कोविड-19 क्राइसिस के दौरान यह किया। पर सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ाने से इकोनॉमी क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकती, इसके लिए गवर्नमेंट को भी पिच इन करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कैसे पिच करती है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है? वेल, फिस्कल पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट पिच इन करती है। नाउ फिस्कल पॉलिसी किस चीज से डील करती है? गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट कहां खर्चा कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को, जैसे जो गवर्नमेंट की बजटिंग हो गई, वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। नाउ फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी को बाहर निकालती है, ध्यान से अगेन सुनना, फिर मैं आपको कोट का सिग्निफिकेंस बताऊंगा और आपको फिर आइडिया ही हो जाएगा ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? कहा यह जाता है कि हमारी जो जीडीपी है ना, जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेचने के लिए ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेचने के लिए कर रहे हैं। तो जीडीपी का आइडिया हम लगा सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सब पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। अगर हमें पता लग जाए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हमें आइडिया ही लग जाएगा कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे। राइट ना? जो लोग हमारे लेक्चर्स लगा चुके हैं और जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो ये जानते हैं कि ये मैं किस फॉर्मूले की बात करने वाला हूं। ये फॉर्मूला मैं कहता हूं, लेक्चर में अच्छे से करवाता हूं और मैं बोलता हूं कि इसे याद रखना। ठीक है? क्या होता है जीडीपी? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है। ठीक है? अब ये जो चीजें हैं ना, जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं लगाए हमारे साथ, मैं बता दूं, ये जो चीज है ना, ये टोटल एक्सपेंडिचर बता रहा है। आपकी इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स खरीदने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है लोगों का। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स कितने खरीदे गए, उन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है। ठीक है? X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, बाहर के लोगों ने भी तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किया है। राइट? बाहर के लोग जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट्स कहेंगे, हमारे लिए तो एक्सपोर्ट्स हैं, उन्होंने भी तो एक्सपेंडिचर किया है। राइट? तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट्स, और माइनस हमने एम किया हुआ है। एम क्या है? इंपोर्ट्स। आपके लोगों ने भी तो बाहर के गुड्स पे एक्सपेंडिचर करा है, हमने भी तो कुछ इंपोर्ट करा है। हमारे लोगों ने बाहर के अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना के गुड्स पे एक्सपेंडिचर करा है, वो हम माइनस कर लेते हैं। ये आपको देता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। राइट? नाउ जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, इकोनॉमी नीचे जाएगी। इकोनॉमी नीचे जाने का मतलब क्या है? जीडीपी नीचे जा रही है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडिया जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी जीडीपी, नीचे गिर रही थी ना, नीचे गिर रही थी। दैट मींस ये सारी चीजें कम हो रही होंगी, और बिल्कुल कम हो रही थी। जब लॉकडाउन लग गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का कम हो गया। लोगों ने कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने शुरू कर दिए। कुछ सर्विसेज तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन लगा हुआ था तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी गिरी हुई थी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बुरी तरह गिरी हुई थी क्योंकि सब कुछ बंद है ना, सब कुछ ही बंद है। राइट? तो इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई कैपिटल गुड्स नहीं खरीदे जा रहे। अच्छा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे हुए थे तो ग्लोबल ट्रेड भी कम हो रहा था। ग्लोबल ट्रेड कम होगा तो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, इंपोर्ट्स भी कम होंगे, ये ओवरऑल चीज ही कम हो जाएगी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिरा हुआ है, ये वाला नेट एक्सपोर्ट्स का एक्सपेंडिचर गिरा हुआ है, जीडीपी तो गिरनी ही गिरनी है। अब जीडीपी को बचाने के लिए कौन आ सकता है सामने? ये बचा हुआ है, गवर्नमेंट बची हुई है। बाकी सब एक्सपेंडिचर गिरते जा रहे हैं, बस गवर्नमेंट बची हुई है जीडीपी को बचाने के लिए, क्योंकि बाकी सारे तो फ्री फॉल में आ चुके हैं। अब गवर्नमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इसी का पार्ट है, गवर्नमेंट जो चीजें कंज्यूम कर रही है वो भी इसी का पार्ट है। ये दोनों चीजें तो प्राइवेट हैं।
ठीक है ना। जब भी आपकी इकोनॉमी रिसेशन से गुजरेगी, बुरी हालत होगी, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर ना बढ़ाए तो जीडीपी को कौन बचाएगा? तो जीडीपी को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जिसे हम कहते हैं फिस्कल एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल विजडम है, ये सबको पता है, सारी कंट्रीज को पता है। और सारी कंट्रीज ने, जब ये लॉकडाउन आया, सारी कंट्रीज ने फिस्कल एक्सपेंशन शुरू कर दी। इंडिया ने भी शुरू कर दी, सबने फिस्कल एक्सपेंशन करी है। पर अब यहां कॉनर मैकग्रेगर का कोट आता है। वो जो बात कर रहे हैं ना, पावर पंच की बात कर रहे हैं, वो इसी फिस्कल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कॉनर मैकग्रेगर की बात अगर हमारे इकोनॉमिस्ट सुना रहे हैं तो वो पता कैसे सुना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, जीडीपी बचाने के लिए फिस्कल एक्सपेंशन करनी पड़ती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, पता है, बिल्कुल सही है। और कॉनर मैकग्रेगर भी कहते हैं कि किसी को हराने के लिए आपको पंच करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। पर कॉनर मैकग्रेगर कह रहे हैं कि एक्यूरेसी से पंच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जोर से पंच करना। सिमिलरली हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इतना मैटर नहीं करता कि आप कितनी फिस्कल एक्सपेंशन कर रहे हो, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कितनी प्रिसीजन से कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हो। बहुत सारी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग यूएस, बहुत ज्यादा खर्चे करने शुरू कर दिए थे। यूएस की गवर्नमेंट ने, उन्होंने दबा के फिस्कल एक्सपेंशन करी, दबा के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करा, उन्होंने पावर दिखाई। पर इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि ज्यादा पावर दिखाने का ना कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हो ना, गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है, रोड्स ब्रिजेस पे खर्चा करना शुरू कर देगी। गवर्नमेंट का मेजर पर्पस है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जीडीपी अपने आप बचने लग जाएगी, राइट? तो जिस गवर्नमेंट के पास जितनी पावर है वो उतनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी, उतना ज्यादा खर्चा करके। पर इंडियन गवर्नमेंट ने पता क्या बोला? इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को लगा कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का ना कोई फायदा नहीं था। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाओगे? गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा दे रही है ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे रही थी यूएसए में, इतना लोगों के हाथ में पैसा दे रही है और गवर्नमेंट होप कर रही है कि लोगों पे खर्चा करा, लोग फिर चीजें खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट आज लोगों को पैसा देना शुरू करती है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। यह सोचा गया था फिस्कल एक्सपेंशन में। पर इंडिया ने पता क्या माना? इंडिया कहती है कि पूरी इकोनॉमी तो लॉकडाउन में है, और जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है ना, लोग अपने खर्चे रोक लेते हैं और सेविंग्स बढ़ा देते हैं। इसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव। जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी ना, रिस्की सिचुएशन होगी, तब लोग ना खर्चे नहीं करेंगे, चाहे उनके पास जितना पैसा आ जाए, लोग खर्चे नहीं करेंगे, लोग अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अब हम लोगों पे खर्चा करना शुरू कर दें, लोगों के पास पैसा आने लग जाएगा। इस होप में हम खर्चा कर रहे हैं कि लोग डिमांड बढ़ा देंगे और जीडीपी बढ़ जाएगी। पर क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग खर्चा भी करेंगे तो किस पे करेंगे, प्लस लोग अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक अगर आज इंडिया की गवर्नमेंट लोगों पे पैसा इतना खर्च करती है, लोगों ने तो आगे खर्चा करना नहीं, तो इंडियन गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट नहीं होएगा? इंडियन गवर्नमेंट तो इसलिए पैसा खर्च कर रही है कि जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि लोग आगे खर्चा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे। पर जब इकोनॉमी लॉकडाउन में है, लोग पैसा लेते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, गवर्नमेंट खर्चा भी करती जा रही है, गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटर पे पूरा पैर रखा हुआ है, पर इकोनॉमी में तो ब्रेक लगी हुई है, गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है। हम भी पावर से मारेंगे, हम भी फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे, पर सही टाइम पे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तब हमने सिर्फ ना एसेंशियल आइटम्स पे खर्चा करा, जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, जिनके हॉस्पिटल के खर्चे थे, उसको कवर करा। बाकी नॉन एसेंशियल आइटम्स में डिमांड बढ़ाने के लिए हमने अनलॉक फेज में खर्चा करा है। गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल एक्सपेंशन दो पार्ट्स में करा। गवर्नमेंट ने शुरुआत में सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे खर्चा करा, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को अगर आप ज्यादा पैसा दे दोगे तो खर्चा नहीं करेंगे लोग, डिमांड नहीं बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा, एक्सेलरेटर पे पैर रहेगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और जब अनलॉक हो गया, फिर गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटर पे पैर दिया,
और इससे गवर्नमेंट कहती है कि हमने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करी। बाकी दुनिया ने करी हैं, बाकी दुनिया ने ब्लाइंडली पावर से मारा है, हमने टाइमिंग पे कि जब हमें लगता है इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा तभी फिस्कल एक्सपेंशन करी है। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट्स विद दिस कोट। ठीक है, अब इतना लंबा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, आई होप इट मेड सम सेंस। अब हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे प्रिसीजन अचीव करी है, गवर्नमेंट ने कैसे टाइमिंग अचीव करी है। ऑलराइट, चलो फिर इंट्रोडक्शन। COVID-19 pandemic presented a huge challenge for governments all over the world because of the following reasons. COVID-19 pandemic ने बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करा है क्योंकि उसने इकोनॉमी को तो तहस नहस कर ही दिया था और सारी गवर्नमेंट्स इस असमंजस में पड़ी हुई थी कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। क्यों गवर्नमेंट्स क्यों असमंजस में पड़ी हुई थी? वेल, उसके दो कारण है। कारण नंबर 1, जब इकोनॉमी गिर जाती है, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई लोगों की इनकम्स नहीं बन रही हैं, तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी तो गिर जाएगी। जब लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी कहां से आएगा? जब लोगों की इनकम्स ही गिरते जाएंगी तो लोग गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स कहां से आएगा? राइट? तो इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो गिरने लग गया, येट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन फॉर एक्सपेंडिचर बढ़ने लग गई। क्योंकि क्राइसिस है, गवर्नमेंट को सारे बोल रहे हैं कि आपने एक्सपेंडिचर करना है, लोगों को पे खाना पहुंचाना है, सारे लोग डिमांड करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं अपना। अब गवर्नमेंट की सिचुएशन खराब नहीं है, उनके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है टैक्स से, और उनके एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। राइट? और रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी आपको कहती है कि जब भी रिसेशन आए फिस्कल एक्सपेंशन करो, यानी कि रेवेन्यू कम कर दो, एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। राइट? हमेशा यह बोला जाता है, इसे कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, हमने करा हुआ है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहती है कि जब भी आपके पास रिसेशन वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट को लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है। अब वो कैसे कर सकती है? टैक्सेस कर दे कम और एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे, फिस्कल एक्सपेंशन कहेंगे इसे। ठीक है? और जब इकोनॉमी सही चल रही है तो इसके बिल्कुल उल्टा कर दो, इसे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना था, रेवेन्यू कम करना था, पर कोविड-19 के दौरान रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गया और एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए ऑल द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड वर फेसिंग दिस डायलेमा। ठीक है? दिस हैड क्रिएटेड एन इमेंस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स फिस्कल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसके लिए उसके पास पैसा तो आना चाहिए कहीं से, उस पे प्रेशर है। अब गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहां से पूरा करेगी? बोरोइंग करके। और ये हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने ना जब पिछले साल बजट प्रेजेंट किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि इस साल हम 7.8 लाख करोड़ की बोरोइंग करेंगे। ये बीई का मतलब है बजट एस्टिमेट। जब बजट प्रेजेंट करा था तब ये एस्टिमेट किया था कि इस साल हमें सिर्फ 7.8 लाख करोड़ की बोरोइंग करनी पड़ेगी। पर जब क्राइसिस आया, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ नहीं, ये तो इनफ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ की बोरोइंग्स करी हैं। आरई का मतलब है इधर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। बजट के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने सोचा था इतना करेंगे, पर जब सिचुएशन आई तो उन्हें रिवाइज करने पड़े अपनी एस्टिमेट्स। 7.8 लाख करोड़ से गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू बढ़ाने पड़े, मोर देन 5.2 लाख करोड़ से अपने रेवेन्यू बढ़ाने पड़े। रेवेन्यू कह रहा हूं, बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ी। सिचुएशन खराब थी। इंडियाज रिस्पॉन्स, अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। यहां आएगा कॉनर मैकग्रेगर की प्रिसिजन। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? कैलिब्रेटेड अप्रोच है। कैलिब्रेटेड मतलब मेजर्ड, प्रिसिजन और टाइमिंग वाली। Amidst the phase of shock and uncertainty, massive fiscal measures amounting to 12% of global GDP were taken globally to mitigate the adverse impact of the pandemic. पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने इतना ज्यादा खर्चा करा है। गवर्नमेंट्स ने 12% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जितना खर्चा करा है। 12% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जितना, पूरी ग्लोब की जीडीपी जितना, क्या 12% का खर्चा करा है पूरे वर्ल्ड ने। इस दौरान इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी द प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव, हम डिस्कस कर चुके हैं। जब अनसर्टेनिटी होगी, लोगों को जितना पैसा दे दो, लोग सेव करते जाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे।
which gets reflected through lower demand for non-essential items. जब भी क्राइसिस होगा तो लोग सिर्फ असेंशियल आइटम्स पे ही खर्चा करेंगे, फूड वगैरह, क्योंकि जीने के लिए खाना तो चाहिए. नॉन असेंशियल आइटम्स पे कोई खर्चा नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जानती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी दुनिया को फॉलो नहीं किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब गवर्नमेंट ने टू फोल्ड अप्रोच फॉलो करी. जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी फिस्कल रिसोर्सेज स्पेंड करी असेंशियल आइटम्स पे, और जब अनलॉक हो गया तब गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल रिस्पॉन्स दिया, फिस्कल एक्सपेंशन करी नॉन एसेंशियल आइटम्स पे भी. तब पेडल पे, एक्सेलरेटर पे पुश किया कि अब हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे, फिस्कल एक्सपेंशन दबा के करेंगे. हेंस हाई फिस्कल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दीज टाइम्स रीप लिटिल डिविडेंड्स. इसका मतलब जब ये सिचुएशन है, प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव, तब पावर से मारो, हाई फिस्कल एक्सपेंडिचर करो, कॉनर मैकग्रेगर की भाषा में हाई फिस्कल एक्सपेंडिचर करो, कोई फायदा नहीं है. इट विल रीप लिटिल डिविडेंड्स. India, in contrast to front-loaded large stimulus package adopted by many countries, adopted a different tactic. दुनिया ने, पूरी दुनिया ने, अमेरिका, चाइना, सब ने फ्रंट लोड कर दिया अपना सारा एक्सपेंडिचर, उसी टाइम फटाफट से एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया. इंडिया फॉलोड अ डिफरेंट टैक्टिक. एंड व्हाट वाज दैट डिफरेंट टैक्टिक? वेल, इंडियाज टू-फोल्ड अप्रोच क्या थी? ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, India did not waste precious fiscal resources in trying to pump discretionary spending. Discretionary spending होगी non-essential item पे spending. Precious fiscal resources क्यों लिखा है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, वो तो भाई लिमिटेड है, इसीलिए गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, राइट? तो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करी शुरुआत में, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी कि शुरुआत में अगर हमने फिस्कल रिसोर्सेज लगा दी उनका फायदा नहीं होगा, राइट? Instead, it focused on delivering essential items. शुरुआत में लॉकडाउन जब चल रहा था, शुरुआत में पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या क्या करा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया वल्नरेबल सेक्शंस को, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा फॉर एसेंशियल आइटम्स. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एंड लोन मॉरेटोरियम. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, स्पेशली एमएसएमईज के पास पैसे की कमी आ गई थी और वो चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो भी एसेंशियल है, उन्हें बचाने के लिए आपने उनके लोन थोड़े से माफ कर दिए. माफ भी नहीं करे, उनके लोन के पीरियड एक्सटेंड कर दिए, लोन मॉरेटोरियम, कि उन्हें अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम बाद कर लेना. लोन मॉरेटोरियम्स थे, आपने करा होगा ये न्यूज अगर पढ़ी है. और ये जो स्कीम थी ये तो एमएसएमई के लिए थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन. लिक्विडिटी शॉर्टेज है, इमरजेंसी क्रेडिट मिल जाएगा. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम. अगेन फूड एक एसेंशियल आइटम है, तो 80.96 करोड़ बेनिफिशियरीज को टारगेट करा था, फूड सब्सिडी प्रोग्राम दिया था. एडिशनल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. सो दीज वर सर्टेन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज गवर्नमेंट न्यू कि अभी रिसोर्सेज अगर हम नॉन एसेंशियल आइटम्स पे डालेंगे कोई फायदा नहीं है, राइट? तो अप्रोच नंबर 1 टू फोल्ड है ना, तो अप्रोच नंबर 1 तो ये है. सेकेंड क्या है? During the unlock phase, जब unlock हो गया, the focus of fiscal stimulus widened to boost discretionary consumption as the precautionary motive to save declined. उस दौरान गवर्नमेंट ने क्या करा? सबसे पहले तो रैंपिंग अप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट फॉर्म में हम केपेक्स भी कहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, रोड्स, ब्रिजेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा. क्योंकि अगर गवर्नमेंट रोड ब्रिजेस पे खर्चा ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा रही है ना. रोड बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर खुद से खर्चा कर रही है, सीमेंट बना रही है, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाएगी चीजों की, अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोग कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट रिसेशन के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसका सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होगा? व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट? वेल, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट 100 रुपए का खर्चा करे पर इकोनॉमी को फायदा हो रहा है 500 रुपीज का, तो फायदा मल्टीप्लाई हो रहा है ना. गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 100 रुपीज खर्च करे पर इकोनॉमी पे बेनिफिट 5 गुना पहुंच रहा है, 5 टाइम्स 500 रुपीज का. इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं. तो कहते हैं इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है.
फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमने करंट अफेयर्स में करा हुआ है, जितनी भी टेक इंडस्ट्रीज है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उनके लिए आपने इंसेंटिव निकाला है, उनको फायदे दिए हैं। अदर स्कीम्स टू रिवाइव डिमांड। तो सेकेंड अप्रोच डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग के लिए थी। अब यहां पे कॉनर मैकग्रेगर की प्रिसीजन और टाइमिंग आती है कि शुरुआत में सिर्फ अपने पैसे बचाए और अपने पैसों को वेस्ट नहीं करा गवर्नमेंट ने, और सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे खर्च करा। बाद में जब अनलॉक हो गई इकोनॉमी, तब खर्चा करा, क्योंकि अब प्रिकॉशनरी मोटिव टू सेव कम हो गया, अब लोग खर्चा करेंगे, डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। राइट? तो ये अप्रोच इंडिया की काफी ज्यादा लॉर्ड हुई थी, और ये अप्रोच इंडिया की काफी ज्यादा सराहनीय भी गिनी गई थी। और इंडियन गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ये कहना चाहती है कि दिस वाज द बेस्ट अप्रोच फॉर इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करा डेवलप्ड कंट्रीज को, अपने खुद के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खुद की अप्रोच निकाली, एंड दिस अप्रोच वर्कड अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे। राइट? इंडियाज कैलिब्रेटेड अप्रोच। ठीक है? हां, नो डाउट सारी दुनिया की तरह इंडिया का भी इस फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, और जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना पैसा तो आ नहीं रहा है, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, खर्चा गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो डेट से पूरा करता है, गवर्नमेंट करती है। राइट? तो जब फिस्कल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो डेट बढ़ जाएगा। तो सारी दुनिया को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया, कि इस फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से डेट जरूर बढ़ेगा। पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया को डेट पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अभी के लिए दबा के फिस्कल एक्सपेंशन करो, क्योंकि अभी की प्रायोरिटी ग्रोथ है। भाई अभी का टाइम ग्रोथ का है, अभी ग्रोथ पे फोकस करो, डेट की टेंशन मत लो। और दूसरी वजह पता है क्या है? कि अभी आप ग्रोथ पे फोकस करोगे ना तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, और जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, जिससे आप अपना डेट सस्टेनेबल कर लोगे, डेट पूरा कर लोगे, चुका दोगे। तो अभी डेट की टेंशन ना लो, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करो। ग्रोथ होगी तो अपने आप रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, टैक्स रेवेन्यूज वगैरह, जिससे आप अपना डेट सस्टेनेबल कर लोगे। राइट? सो यही यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इंडिया ने ये जो टू फोल्ड अप्रोच है ये फॉलो कैसे करी है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। तो टू फोल्ड अप्रोच में दो पार्ट्स में हम देखते हैं। हम कहते हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब इंडिया ने क्या करा, और जब अनलॉक हो गया तब क्या करा। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो ना इस फिस्कल ईयर के पहले 2 क्वार्टर से, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स जो लॉकडाउन वाले थे उसमें इंडिया ने क्या करा, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। इसका मतलब ये है, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। कैटेगरी ए मिनिस्ट्री होगी सबसे एसेंशियल, कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे एसेंशियल मिनिस्ट्रीज जो हैं, हेल्थ हो गई, फूड हो गई वगैरह, उन्हें कैटेगरी ए में डाल दिया। फिर थोड़ी सी कम एसेंशियल कैटेगरी बी में, और सबसे लीस्ट एसेंशियल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस को कैटेगरी सी में डाल दिया। जितनी भी कैटेगरी ए मिनिस्ट्री थी सबको कह दिया कि आपके खर्चे पे कोई रोक नहीं है, एसेंशियल आइटम्स के लिए खर्चे पे कोई रोक नहीं है, जितना आप खर्चा करना चाहते हो इकोनॉमी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए करो। No expenditure restrictions were placed on them and in fact enhanced allocations were made available for them. कोई expenditure restrictions नहीं रखी। जो नॉन एसेंशियल मिनिस्ट्रीज थी उन पे कैप लगा दी कि आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते पहले 2 क्वार्टर में। These ministries were not directly involved in the pandemic and were allowed to spend just 20% of their budget per quarter. जितना उनको बजट एलोकेट किया है उसका बस 20% वो खर्च कर सकते थे पर क्वार्टर। कैप लगा दी, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते थे, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना है ना, गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड पैसे हैं, तो कहीं से लेके कहीं लगाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा इनसे लेके इधर लगाने हैं। कैटेगरी सी पे, इधर तो कैटेगरी बी पे तो 20% था, कैटेगरी सी पे 15% रखा हुआ था। हाँ, however, even in category B and C, spending on domestic capital expenditure, capex, was permitted beyond these ceilings. केस टू केस बेसिस पे अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करें तो थोड़ा सा अलाउ किया जा रहा था। This categorization allowed the government to reprioritize precious fiscal resources. Limited पैसा है तो उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, especially for essential activities. ठीक है? अब
सेकेंड, थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट से जब अनलॉक हो गई इकोनॉमी, तब क्या करा गवर्नमेंट ने? सीलिंग्स वर रिलैक्स, ये सीलिंग लगाई हुई है, these were relaxed on the basis of revised full year allocation, substantial reprioritization of expenditure to those sectors with most positive effect on the economy. अब आपकी प्रायोरिटी एसेंशियल एक्टिविटीज नहीं थी, अब आपकी प्रायोरिटी थी मल्टीप्लायर इफेक्ट। उन जगहों पे पैसा डालो, उन जगहों पे उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दो एक्सपेंडिचर के मुताबिक, उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दो जिनका सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जिनका इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ रिकिंडलिंग ग्रोथ और मीटिंग वेलफेयर नीड्स। Ministries were allowed to decide the timing of expenditure within revised allocation. Despite the absence of curbs on capex, the pace of capex was restrained in the first 2 quarters. Naturally so. क्यों? जबकि आपने कैटेगरी BC को भी अलाउ करा हुआ था पहले 2 क्वार्टर में कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो, पर जब पूरी इकोनॉमी बंद है, बंद ही है, मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो खर्चा कर भी दोगे तो काम ही नहीं होगा। रोड पे खर्चा कर दिया, कैसे काम हो जाएगा जब इकोनॉमी बंद है? Second to the pandemic relief, the government placed maximum priority on productive domestic capex which has high multiplier effect. ये यहां लिखा हुआ है कि पहली प्रायोरिटी थी कि पैंडेमिक की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें रिलीफ दो, पर सेकंड नंबर पे तो आपने केपेक्स को रखा बिकॉज इसका सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम डेटा, ये है डेटा, that by timing the expenditure push, especially the capex, after the reduction in health related curbs, the growth bank for fiscal buck has been maximized. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब हेल्थ सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज होगी और अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया, तब केपेक्स पे खर्चे करने का ज्यादा फायदा हुआ है। मोर बैंक फॉर द फिस्कल बक, 1 रुपया खर्च करने पे ज्यादा फायदा मिला है। मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ा है। अगर लॉकडाउन फेज में गवर्नमेंट केपेक्स करती तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम होता, राइट? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं और चीजों के बारे में। ये तो ओवरऑल अप्रोच हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी को, स्पेशली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। रेवेन्यू रिकवरी, जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज गिर गए, पर जब अनलॉक फेज आया तो थोड़ी सी रेवेन्यू में रिकवरी होने लग गई। वो हमें इस ग्राफ से पता चलता है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये चल रही है सिचुएशन, लॉकडाउन लगा, रेवेन्यू बिल्कुल गिर गए, फिर उसके बाद रेवेन्यूज बढ़ने लग गए और ठीक होने लग गए। उसके बहुत सारे कारण हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने 2 कारण पेश किए हैं कि खासकर वो जीएसटी की बात कर रहे हैं कि जीएसटी एकदम से डिक्लाइन कर गया, ठीक है, पर जीएसटी में रिकवरी होने लग गई ना। उसके 2 कारण है। एक, रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है, लॉकडाउन जब हटा इकोनॉमिक रिकवरी होने लग गई, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होने लग गए, जीएसटी ज्यादा कलेक्ट होने लग गया, राइट। दूसरा कारण पता क्या बता रहे हैं? नेशन वाइड ड्राइव अगेंस्ट जीएसटी इवेडर्स, जो जीएसटी की चोरी करते थे उनके खिलाफ नेशन वाइड ड्राइव करी है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से। जीएसटी की इवेजन पे बहुत बड़ी लगाम लगाई थी, ठीक है, इवेजन और अवॉइडेंस पे बहुत बड़ी लगाम लगाई थी, जिसकी वजह से कम लोग अब जीएसटी एवेड कर पा रहे थे और इसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ने लग गए, ठीक है। तो ये 2 कारण बताए हुए आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम बाकी फिस्कल इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट के बाकी फिस्कल इंडिकेटर्स। नाउ फिस्कल इंडिकेटर से मेरा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना गया, रेवेन्यू डेफिसिट कितना गया, गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यूज का क्या सिचुएशन थी, टोटल एक्सपेंडिचर की क्या सिचुएशन थी, राइट। ये फिस्कल इंडिकेटर्स की बात है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये जो डेटा है फिस्कल इंडिकेटर्स का, ये है बेस्ड अपॉन द डेटा फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2020। अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 तक का डेटा है, और ये डेटा निकाला किसने, ये याद रखना आपने, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के डेटा के बेसिस पे है। तो उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 135.1% ऑफ बीई। बीई मतलब बजट एस्टिमेट्स। उस साल जो आपने सोचा था कि नवंबर तक आपका फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, उसे ब्रीच कर गया था आपका एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट। सोचा ये गया था, जितना सोचा गया था बजट में, बजट एस्टिमेट में, उसके 135.1% रहा आपका फिस्कल डेफिसिट। और नेचुरल सी बात है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा आपका क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी। As compared to 114.8 BE in 2019, पिछले साल जब लॉकडाउन नहीं भी था तो भी आपका फिस्कल डेफिसिट ब्रीच हो गया था।
पर इस साल ज्यादा से हुआ 135.1% से। नेचुरल सी बात है, पैंडेमिक आ गया था, रेवेन्यूज गिर गए थे, एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी। देन द टारगेट फॉर ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 वाज रेज्ड फ्रॉम बजट एस्टिमेट ऑफ 7.8 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़। ये तो हम कर चुके हैं। जितना सोचा गया था गवर्नमेंट बोरो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बजट एस्टिमेट में, वो था 7.8, पर जितना एक्चुअल हुआ वो हुआ 12 लाख करोड़। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन नॉन डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट्स में सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल रही है। अब नॉन डेट रिसीट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डेट रिसीट्स क्या होंगे? गवर्नमेंट ने जो डेट उठा लिया है, नेचुरल लोन वगैरह जो उठाए हैं। नॉन डेट रिसीट्स क्या होगा? वेल, नॉन डेट रिसीट्स होता है, एक होगा आपका टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रिसीट्स आ रही हैं। एक होगा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होगी आपकी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, जनरली डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, एयर इंडिया के कुछ शेयर्स बेच दिए, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीजें मिलाती हैं आपकी नॉन डेट रिसीट्स। टैक्स से जो पैसा आ रहा है, बोथ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है गवर्नमेंट का? वेल, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, अगर किसी स्टेट को लोन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं गवर्नमेंट को, वो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो प्रॉफिट कमा रही हैं, वो प्रॉफिट आपका नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, राइट? तो ये और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपका नॉन डेट रिसीट्स है। नाउ रीजंस फॉर शॉर्टफॉल इन नॉन डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट्स आपकी हिल गई थी, इसके क्या कारण थे? नॉन टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन ड्यू टू डिक्रीज इन डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट की पीएसयूज बंद हो गई, ठीक है, तो प्रॉफिट्स कम हो गए, डिविडेंड्स कम हो गए, तो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू गिर गया, राइट? यही है। Then gross tax revenue declined majorly because of negative growth in direct taxes and major indirect taxes. Direct taxes में भी रेवेन्यू गिरा है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आपका रेवेन्यू गिरा है, ठीक है, जीएसटी वगैरह। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ गए? जीएसटी, कस्टम्स। बस एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बचा लिया गवर्नमेंट को। In particular, the shortfall in direct tax collection contributed to 92% of the shortfall in gross tax revenue. And in case of indirect taxes, there was a shortfall in GST, custom duty. But एक indirect tax है जिसने बचा लिया, जो बढ़ा था, वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ने ग्रोथ दिखाई है लॉकडाउन के दौरान भी, कोविड-19 के दौरान भी, और इसका एक खास कारण है। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट किस पे लगाती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल डीजल पे। जब लॉकडाउन लगा तो पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस गिर गए, पर हमें वो गिरावट फील नहीं हुई। क्यों? इंटरनेशनली तो प्राइसेस गिर गए, पर गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। प्राइसेस गिर रहे हैं पर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो लगभग उतना ही है। उस वजह से क्या हुआ? प्राइसेस गिरने की वजह से पेट्रोलियम के, और गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी इन पे बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब गवर्नमेंट के पास बचा ही ये था ना, सारे टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी से पैसा कमाया। एक्साइज ड्यूटी ग्रू बाय 48%। जहां तक नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, उसमें गवर्नमेंट को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। कैसे? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स फेस्ड अ सिवियर शॉर्टफॉल ओइंग टू एडवर्स मार्केट कंडीशंस व्हिच इंपैक्टेड गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने जितना टारगेट बनाया था उससे बहुत ही कम अचीव हुआ है, राइट? बजट में गवर्नमेंट हैड एनविजाज्ड के गवर्नमेंट ना अपने एसेट्स बेच के 2.1 लाख करोड़ कमा लेगी, राइट? 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का ड्यूरिंग करंट फिस्कल ईयर, ऑफ विच 90,000 करोड़ वाज एनविजाज्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे LIC वगैरह बेच के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेच के 90,000 करोड़ कमाओगे, और ओवरऑल आप 2.1 लाख करोड़ कमाओगे। आया कितना गवर्नमेंट के पास? एज ऑन 20th January 2021, ये 11 नहीं है, 21, द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू रेज 15,000 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा था इतना, गवर्नमेंट के पास आया कितना? 15,000 करोड़। तो ये तो बिल्कुल ही शॉर्टफॉल हो गया। तभी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है, कहीं से तो पैसा निकाले।
Close to 10,000 crore was realized through offer for sale and around 1,800 crore from other transactions. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ने जितना बजट एस्टिमेट किया था उसका तो कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट को, ठीक है। During the year, the government announced Atmanirbhar Bharat package that sought to redefine public sector participation in commercial enterprises. गवर्नमेंट ने जब आत्मनिर्भर भारत अनाउंस किया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देंगे, LIC, कॉनकोर वगैरह, एयर इंडिया, BPCL, कॉनकोर, SCI, बहुत सारी कंपनीज को हम प्राइवेटाइज करेंगे, जिससे हम बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेच देंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट ही हुई वो, उससे पैसा कमाएंगे। पर मार्केट कंडीशंस इतनी सही नहीं थी तो प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो पाई, कोई खरीदने कोई तैयार नहीं था गवर्नमेंट की कंपनीज, राइट। एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या रही है वो तो हम एक तरह से डिस्कस कर ही चुके हैं। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी शुरुआत में एसेंशियल आइटम्स, बाद में नॉन एसेंशियल आइटम्स, तो इसे हम दोबारा नहीं करते एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है आपका इस सारी चीज का कंक्लूजन? In the light of shortfall in revenue receipts and overshooting expenditure, revenue कम हो रहा है, expenditure बढ़ रहा है. The important question was whether the government should focus on growth and recovery or follow the path of fiscal consolidation. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के सामने अब दो चॉइस थी। क्या गवर्नमेंट को ग्रोथ पे फोकस करके अपना एक्सपेंडिचर दबा के फिस्कल एक्सपेंशन करनी चाहिए थी, एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, या गवर्नमेंट को डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच के फिस्कल कंसोलिडेशन करनी चाहिए थी, फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए था। पर वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2, जो अगर आपने नहीं देखा है हमारा वॉल्यूम 1 तो जरूर देखना। वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2 में हमने डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करी है, IGRD, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ, IRGD सॉरी, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, कि अगर आप ग्रोथ पे फोकस करते रहो तो डेट अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे गवर्नमेंट को बोला गया, इकोनॉमिक सर्वे के पॉलिसी मेकर्स ने बोला कि फिस्कल कंसोलिडेशन छोड़ो, रिकवरी पे फोकस करो, क्योंकि रिकवरी करोगे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, डेट अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये कंक्लूजन है, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, और गवर्नमेंट का क्या, सारी दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, IMF ने ये एस्टिमेट करा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि जितना भी एक्सपेंडिचर है उसे आप इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्सपेंडिचर को आप कहोगे अबव द लाइन एक्सपेंडिचर, कुछ को आप बिलो द लाइन एक्सपेंडिचर कहोगे, कुछ को आप कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहोगे, और कुछ को आप कहोगे क्वाज़ाई फिस्कल ऑपरेशंस। ये देख लेते हैं, ठीक है। अबव द लाइन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो डायरेक्ट आपके फिस्कल डेफिसिट में ऐड होगा। अगर आप यहां खर्चा करोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उतने से बढ़ेगा। क्या आएगा इसमें कि आपने ग्रांट्स दे रहे हो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हो, टैक्स मेजर्स ले रहे हो आप, राइट, लोगों को खर्चा दे रहे हो, मनरेगा के थ्रू सब्सिडीज बढ़ा रहे हो, फूड सब्सिडी बढ़ा रहे हो, लोगों के हाथ में कैश ग्रांट दे रहे हो, राइट। ये सारा तो डायरेक्ट अबव द लाइन एक्सपेंडिचर है। बिलो द लाइन एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने खर्चा तो कर दिया पर डायरेक्टली लोगों के हाथ में नहीं दिया, इस खर्चे से गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो खर्चा हो रहा है ना बिलो द लाइन, ये या तो आपके फिस्कल डेफिसिट में ऐड होगा, बिल्कुल होगा, पर सारा का सारा नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले आपको कुछ मिल भी रहा है, राइट। गवर्नमेंट ने खर्चा करा अपने एसेट्स बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इससे पूरा का पूरा फिस्कल डेफिसिट आपका नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, राइट। इन्हें हम बिलो द लाइन कहेंगे। जैसे लिटिल और नो अपफ्रंट इंपैक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट, एसेट्स बढ़ाने के लिए, ऑल्दो इट कैन लेटर इंक्रीज गवर्नमेंट डेट। यस, गवर्नमेंट डेट बढ़ जाएगा इससे। जैसे गवर्नमेंट इक्विटी इंजेक्शंस कर रही है, इक्विटी इंजेक्शंस मतलब जो आपके बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें पैसा इंजेक्ट कर रही है ना, इक्विटी का मतलब शेयर्स खरीद रही है, देन लोन्स दे रही है, एसेट्स खरीद रही है, डेट अज्यूम कर रही है कि कोई अगर PSU है जो जा रही है, उसका डेट गवर्नमेंट ने अपने सिर पे ले लिया, राइट। ये हो गए बिलो द लाइन। एक होती है आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होंगी? ये गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी हैं जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाएंगी अगर स्पेसिफिक कंडीशंस मीट होती हैं। वैसे ये जो है ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं है,
पर अगर कुछ चीजें हो गई तो ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन जाएंगी. सो दीज लाइबिलिटीज आर कंटिंजेंट अपॉन सर्टेन कंडीशंस. A contingent liability is a liability that may occur depending on the outcome of an uncertain future event. जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन गारंटी ले ली, मेरे लोन की गारंटी ले ली. अब मेरे लोन की अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ले ली तो गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं आ रहा है. मैंने लोन ले लिया, मैंने टाइम पे लोन चुका दिया, कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं है. पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कब बनेगी? अगर मैंने लोन ले लिया और मैं ना चुका पाया तो गवर्नमेंट ने तो बैंक पे मेरी लोन की गारंटी ली हुई थी. अगर मैं ना चुका पाया तो गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है. सो गवर्नमेंट जब लोन गारंटीज लेती है तो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी आती नहीं है, पर लायबिलिटी तब आएगी अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन पूरी हो जाए. और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? मैं लोन चुका नहीं रहा. तो इट वॉज कंटिंजेंट अपॉन, लोन गारंटी वॉज कंटिंजेंट अपॉन मी नॉट पेइंग बैक टू माई डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स. ठीक है, तो ये है लोन गारंटी. गवर्नमेंट लोन गारंटी इसलिए देती है. वैसे लोन गारंटी फिर गवर्नमेंट दे क्यों रही है, अपना खर्चा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेरे लोन की गारंटी ना लेती तो बैंक ना मुझे लोन ही ना देता, मुझे लोन ही ना मिलता. तो मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने गारंटीज ले ली. अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं. ठीक है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक पार्ट है क्वाज़ी फिस्कल ऑपरेशन. क्वाज़ी फिस्कल ऑपरेशन क्या हुआ? फिस्कल ऑपरेशन तो है ये, पर एक तरह से नहीं भी है. क्वाज़ी फिस्कल ऑपरेशन है. जैसे गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर बैंक को बोल दिया कि आप लोगों को लोन दो पर मार्केट रेट से 2% कम इंटरेस्ट रेट पे दो. मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे 2% कम रेट पे दो. ये एक तरह से गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में ऐड नहीं हो रहा है, पर एक तरह से गवर्नमेंट के बैंक को कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ रही है ना. मार्केट रेट पे देता तो गवर्नमेंट का बैंक ठीक था. अब एक तरह से सब्सिडाइज ही कर रहा है ना गवर्नमेंट का बैंक, पर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है. तो ये गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में ऐड तो नहीं होगा, पर एक तरह से छोटा मोटा हाफ क्वाज़ी फिस्कल ऑपरेशन है. राइट? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए. और इनके बारे में थोड़ा और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए इकोनॉमिक सर्वे में से. राइट? ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो, ये आपका बताएगा ये अबव द लाइन है, ये बिलो द लाइन है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, वगैरह वगैरह. इन बॉक्सेस में ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा है. बाकी जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, आईएमएफ के डेटा के हिसाब से देखना, बाकी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने बिलो द लाइन में कितना खर्चा करा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में कितना करा है, क्वाज़ी फिस्कल में कितना करा है. ये है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं. ठीक है? और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फॉलो करा है, कैसे फिस्कल स्टिमुलस दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा है, कितना कंटिंजेंट लायबिलिटीज पे करा है, कितना बिलो द लाइन पे करा है, कितना अबव द लाइन पे करा है. यूपीएससी शायद आपसे इसमें से सवाल ना पूछे. हाँ, मेन आंसर राइटिंग में आप ये चीजें आर्ग्यूमेंट्स कोट कर सकते हो, पर यूपीएससी का प्रीलिम्स आपसे सवाल इनकी डेफिनेशन पे ही पूछ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिलो द लाइन एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये याद रखना. चलो, अब ये तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट वगैरह के बारे में बातें हो गई, फिस्कल इंडिकेटर्स के बारे में बातें हो गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में बातें हो गई. पर गवर्नमेंट ने ना रेवेन्यू फ्रंट पे भी कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं. टैक्सेशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं जिन्हें हम टैक्सेशन रिफॉर्म्स में डालेंगे. और स्पेशली डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स लिए हैं. डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. इनको लेके गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं. ये प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं. ठीक है? इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट, efficient and taxpayer friendly, the government has launched Honoring the Honest platform. Honoring the Honest platform launch करा है. The platform for transparent taxation, Honoring the Honest, was launched in August 2020 with an objective to impart greater efficiency, transparency and accountability and to eliminate physical interface between taxpayer and tax officers. Honoring the Honest नाम से कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स हरासमेंट का टूल नहीं बनाना चाहती है. जो लोग टैक्स पे करते हैं उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरास कर रहा है, वो हटाना चाहती है. टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन को, और लोगों का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितना भी उनका फेस ऑफ होता है उसे कम करना चाहती है. गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स पे करना बिल्कुल फेसलेस हो, लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट का चेहरा देखना भी ना पड़े, सब कुछ फेसलेस ऑनलाइन हो जाए. राइट?
तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने दो चीजें यूज करी हैं। एक तो टेक्नोलॉजी यूज करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, जिससे सारा ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजिंग द टैक्स पेयर्स एज पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। जनरली हमारे टैक्स डिपार्टमेंट का नजरिया होता है कि जितने भी ये टैक्स पेयर्स हैं ये टैक्स चोरी कर रहे हैं। इस मंशा के साथ, इस अजम्पशन के साथ टैक्स डिपार्टमेंट जाता है। पर गवर्नमेंट ये अजम्पशन चेंज करना चाहती है। गवर्नमेंट मानती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं दे आर स्टेक होल्डर्स इन नेशन बिल्डिंग, राइट, इसलिए उन्हें ऑनर करना चाहिए। अब ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट है, इसके 3 पिलर्स हैं। This platform stands on 3 pillars. Number 1, faceless assessment, faceless appeal, taxpayer charter. ये तीनों चीजें गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तभी ये प्लेटफॉर्म बना है। अब क्या क्या है एक एक करके दिखाए थे। फेसलेस असेसमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी 2020 में। इसमें जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न की असेसमेंट होगी उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा टैक्स डिपार्टमेंट में, और टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अगर आपका कोई, ये सारी चीज इधर यही लिखी है, आप पीडीएफ में से जरूर पढ़ लेना। ये मैं अभी लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है, तो आप इसे पीडीएफ से जरूर पढ़ लेना। क्लियर? तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है। फिर अगर आपका डिस्प्यूट हो जाता है टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो टैक्स डिपार्टमेंट के डिसीजन को के खिलाफ अपील करने के लिए फेसलेस अपील स्कीम लेके आए हैं। तो फेसलेस अपील ये है, गवर्नमेंट ने नेशनल फेसलेस अपील सेंटर बनाया हुआ है, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स बनाया है, जिसमें ई अपील होगी, ई कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स पेयर चार्टर। हर टैक्स डिपार्टमेंट की, जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट पे एक टैक्स पेयर चार्टर होगा। उस टैक्स पेयर चार्टर ये टैक्स पेयर चार्टर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया है। नाउ इस टैक्स पेयर चार्टर में क्या होगा? इस टैक्स पेयर चार्टर में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी ऑब्लिगेशंस लिखी जाएंगी कि टैक्स पेयर्स को क्या क्या करना है। अगर लोगों को रिटर्न में मिल जाए कि टैक्स पेयर्स को क्या क्या करना है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ना हरास नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है, कई बार टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको ना डरा जाते हैं किसी ऐसी चीज पे जिस पे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अब इंफॉर्मेशन होगी, टैक्स पेयर्स की ऑब्लिगेशन है, और जो टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, वो टैक्स डिपार्टमेंट के आपके कमिटमेंट्स होंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या क्या सर्विसेज देगा, क्लैरिटी से। अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ मांगा और वो नहीं दे रहा, तो आप बता सकते हो कि टैक्स पेयर चार्टर में तो लिखा है आपकी ड्यूटी है ये देना, राइट। तो लोगों की ऑब्लिगेशन, डिपार्टमेंट की कमिटमेंट्स क्लियरली डिफाइंड है। इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा? वेल, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आप उन्हें खड़ा कर सकते हो ना कि आपने ये कमिटमेंट ऑनर नहीं करी, राइट। और ये टैक्स पेयर चार्टर की चीज ना कोई नई नहीं है। यूएसए, कनाडा, यूके में ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। तो इंडिया ने भी यही सोचा कि हम ये चलाते हैं, और ये मैंने अगेन स्क्रीनशॉट ले लिया जिसमें लिखा हुआ टैक्स पेयर चार्टर के बारे में कि यूएसए में आया था ये सबसे पहले। ये जरूर पढ़ना, हाईलाइटेड पोर्शन। कनाडा में लाए हैं, यूके में लाए हैं, और इंडिया का जो टैक्स पेयर चार्टर है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा एक रीडिंग दे देना कि ये आपकी होगी टैक्स डिपार्टमेंट की कमिटमेंट, ये आपका होगा लोगों की ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब बात यहां पे आती है कि अगर लोगों को लगता है कि टैक्स पेयर चार्टर के हिसाब से टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ना। लोग पहले कंप्लेंट फाइल करते थे टैक्स ओम्बड्समैन पे। टैक्स ओम्बड्समैन होता था, उसके पास कंप्लेंट फाइल करते थे बहुत पहले से। इंडिया में टैक्स ओम्बड्समैन का ऑफिस 2011 से चल रहा है, पर अभी रिसेंटली इंडिया ने वो ऑफिस अबॉलिश कर दिया था। 2019 फरवरी 2019 में इंडिया ने टैक्स ओम्बड्समैन का ऑफिस अबॉलिश कर दिया था। इंडिया ने अबॉलिश इसलिए करा है कि ये ऑफिस अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इसके बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ऐसा नहीं है कि टैक्स ओम्बड्समैन का ऑफिस खराब है, क्योंकि यूएसए में अच्छे से चल रहा है, यूके में अच्छे से चल रहा है, कनाडा में अच्छे से चल रहा है, तो टैक्स ओम्बड्समैन का ऑफिस खराब नहीं है।
जो टैक्स ऑम्बर्ड्समैन बिठाया था इंडिया में वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और उसकी कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वो अच्छे से काम कर सके। सो टैक्स ऑम्बर्ड्समैन ऑफिस इन इंडिया वाज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमने अबॉलिश तो कर दिया, पर अभी हमें दोबारा लेके आने की जरूरत है। ये इकोनॉमिक सर्वे का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है अ पॉसिबल सॉल्यूशन, इसे जरूर पढ़ना कि इंडिया कैसे टैक्स ऑम्बर्ड्समैन का ऑफिस वापस लेके आ सकता है विद सर्टेन चेंजेस। कुछ चेंजेस कर दे तो इंडिया में भी टैक्स ऑम्बर्ड्समैन का ऑफिस जैसे यूएसए यूके में चल रहा है वैसे चलेगा। राइट, तो ये आपके मेंस के लिए ये 2 स्क्रीनशॉट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तो प्रीलिम्स में पता मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, फेसलेस अपील स्कीम वगैरह, पर ये ध्यान रखना नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑम्बर्ड्समैन, ये 3 पेजेस ध्यान रखना इनका। ठीक है, पढ़ना जरूर। आपको जो पीडीएफ फाइल मिल रही है इस लेक्चर के साथ, उसमें आपने पढ़ना जरूर है ये। ठीक है, वैसे तो जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, लेक्चर खत्म होते ही पूरी पीडीएफ आपको रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो ये पूरी पीडीएफ देख लेना। ऑलराइट, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन में आ जाते हैं जो डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस सिर्फ आपको यह बताना नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना ही इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस डेटा देना भी है। राइट, तो अभी तक गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का क्या डेटा है वो यहां दिया हुआ है कि कितना फिस्कल डेफिसिट है, कितना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है, कितना प्राइमरी डेफिसिट है, कितना इंडिया की मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी का क्या चल रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये ट्रिविया बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट इतने नहीं चाहिए जितना आपको रट्टा लगाना है चीजों का। राइट, तो ये पोर्शन मैं चाहूंगा आप पीडीएफ से खुद ही पढ़े, इस पे हम लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड ही नहीं करता है। ये बस डिमांड करता है आपको बस पढ़ना है, याद रखना है। बस जब आप ये पढ़ोगे तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। इन चीजों पे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि यहां पे दिया होगा टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे मैंने चार्ट शेयर करा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, डायरेक्ट टैक्सेस का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस 55% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 45% है। और डायरेक्ट टैक्सेस में भी कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा है, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर इनकम टैक्स है। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंट टैक्सेस लिख दिए और उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ एज पर कलेक्शन। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसा तो जीएसटी से आया, ठीक है, पर बाकी टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कम आया। ओवरऑल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स का ज्यादा रोल है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से। फिर टैक्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहां दिया हुआ है, सबसे ज्यादा देखो जीडीपी जीएसटी है, फिर आपका आता है टोटल टैक्स ऑन इनकम, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने याद रखना है कि कौन सा टैक्स ज्यादा है, ये जरूर देख लेना। देन कुछ चीजें आपको वैसे पता होनी चाहिए, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट का कितना रोल है। फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमने बात करी है ना, टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीट्स आती हैं कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज पे प्रॉफिट आ रहे हैं। देन गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने नहीं, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने ग्रांट दे दी है, लोन नहीं, क्योंकि लोन अगर किसी ने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो कैपिटल रिसीट्स में आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, ग्रांट्स, ठीक है, तो ग्रांट्स होगा पार्ट इसका। और फिर इनको देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट्स का, डिविडेंड प्रॉफिट का, एक्सटर्नल ग्रांट्स का। ये चीजें जरूर देखना बस, ठीक है, ये पढ़ जरूर लेना खुद से, पर ये चीजें याद जरूर रखना, ठीक है। बाकी टोटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, ये स्टेटमेंट्स याद रखना कि कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेट हैज स्टेडीली डिक्लाइंड आफ्टर FRBM एक्ट, ठीक है, एंड देन हैज स्टेबलाइज्ड। ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती है ना, अब वो आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना चल रहा है। सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कैसे ट्रांसफर करा है, जैसा कि आप जानते हो 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से टैक्स डेवोल्यूशन होती है, कुछ टैक्स स्टेट्स को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ग्रांट स्टेट्स को दी जाती हैं, तो वो सारी चीजें हैं, राइट, जरूर पढ़ना। मैं अगेन इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना इसको पीडीएफ में से, ठीक है।
फिर एक आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, राइट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोविड-19 के दौरान स्टेट्स के पास पैसा तो बिल्कुल नहीं था, खर्चे बहुत ज्यादा थे, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी बहुत ज्यादा थे। ऊपर से सेंटर की तरफ से जो स्टेट्स को पैसा मिलना चाहिए, जैसे जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में से जो मिलना था वो भी इस बार कम मिला है, ठीक है। तो वही सारी चीजें दी हुई हैं। आरबीआई की रिपोर्ट भी है, स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसेस, वो भी बताती है कि स्टेट्स के पास एक तो पैसा नहीं आ रहा और पिछले 3 सालों से स्टेट्स ने केपेक्स कम कर दिया है। केपेक्स याद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो पिछले 3 सालों से कम कर दिया है। सिर्फ कोविड-19 के दौरान ही स्टेट गवर्नमेंट्स, एक तो पैसा नहीं आ रहा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास और जितना उनका एक्सपेंडिचर है उसमें भी केपेक्स का शेयर कम होता जा रहा है। जबकि आरबीआई मानता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर अपनी इकोनॉमी रिकवर करनी है तो केपेक्स ही सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट है, राइट। तो ये करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू इंप्रूव स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस? तो 4 स्टेप्स लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को ठीक करने के लिए। एनहांस्ड लिमिट, बोरोइंग लिमिट, स्टेट गवर्नमेंट्स पे ना लिमिट लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो कितना बोरो कर सकते हैं, वो लिमिट एनहांस कर दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर सके अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। देन जीएसटी कॉम्पनसेशन दी है। देन स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आरबीआई ने हाईलाइट करा है स्टेट गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी है ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। एंड देन डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत भी उनको ग्रांट्स ज्यादा दिए ताकि उनके रेवेन्यूज इंप्रूव हो। तो ये 4 स्टेप्स भी आपने पढ़ने हैं, इनमें से प्री मेंस दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑलराइट। एंड लास्ट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। क्या है कंक्लूजन? द जनरल गवर्नमेंट। अच्छा, कभी भी ये टर्म आए ना जनरल गवर्नमेंट, इसका मतलब पता क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के। अगर बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं तो लिखेंगे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात कर रहे हैं जनरल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की तो सेंटर प्लस सारी स्टेट्स के फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। सो जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो एग्जिबिट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। जनरल गवर्नमेंट का डेट बढ़ता जा रहा है। In the wake of global pandemic outbreak, the general government is expected to register a fiscal slippage, यानी कि उनका fiscal deficit बढ़ेगा on account of shortfall in revenue and higher expenditure. बिल्कुल सही। In order to sustain the recovery in aggregate demand, the government may have to continue with an expansionary fiscal stance. Fiscal slippage के बावजूद उन्हें खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, fiscal deficit और बढ़ाना पड़ेगा। The calibrated approach of expenditure support, along with various key reforms introduced during the year, are likely to impart the required momentum to medium-term growth. The growth recovery would facilitate buoyant revenue collection in the medium term and thereby enable sustainable fiscal path. All right? ठीक है? तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है चैप्टर 2 फिस्कल डेवलपमेंट्स। कल हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सटर्नल सेक्टर। बाय द वे, इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जिनके आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। तो अब बारी है एमसीक्यूज की, तो आप वो एमसीक्यूज पढ़ो और उन एमसीक्यूज का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑलराइट, चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल सी यू विद चैप्टर 3। थैंक यू।